सत श्री अकाल दोस्तों, इस वक्त तुहाडे नाल तुहाडा अपना दोस्त हरदीप सिंह पोगल प्रोग्राम का नॉक स्पैशल लैके हाज़र हाँ। दोस्तों, साडी जिम्मेवारी बनती है कि इस वक्त मुल्क दे विच चल की रहा हैगा उहदी चर्चा करते चलीए। दुनिया भर दे विच इस वक्त बहुत सारिया नज़रां जिहड़ियां ने ओह इजराइल वर्सिस ईरान जिहड़ी एक जंग चल रही है उहदे वाला नज़रां बेशक बड़े गौर नाल देख रही ने, पर उसका असर भारत ते की हो रहा है ये भी समझण वाली गल है। नाल दी नाल जिस तरीके नाल इस जंग दे विचाले भी डोनाल्ड ट्रंप जिहड़े अमेरिका के राष्ट्रपति ने वो चर्चा कर रहे हैं, उन्होंने ट्वीटां की चर्चा भी हो रही है इस वेले। उन्होंने वालों जिहड़े बयान सामने आ रहे हैं कि सीज़ फायर हो गया, कि सीज़ फायर होया जां नहीं होया, समझना भी जरूरी है। समझना भी जरूरी है कि जिस तरीके के ये हालात बन रहे हैं, जिस तरीके नाल ईरान के वालों दोहा कतर दे विच जां होर वख-वख थावां ते जिथे अमेरिका के बेस कैंप हैगे ने उन्हां दे वल्लों मिसाइलां दागियां गईयां, तां कि ईरान इस वक्त की कहना चाहता हैगा। अमेरिका ने जिस तरीके नाल साफ तौर पर जिक्र किया कि जिस हालातों दे विच ईरान हैगा तां इसनूं एटॉमिक पावर नहीं बन दिता जा सकता। तो बहुत सारिया चीज़ां जिहड़ियां लगातारता दे विच हो रही हैं, ये समझण दे लई इस वक्त बड़ियां जरूरी ने ते लोकां दा ध्यान भी खिंच रही ने। तो तमाम मसले ते गलबात कर रही हैं, जिहड़े हालात बने हुए ने इन्हां दे असर, इन्हां दा प्रभाव ते इन्हां दे पिछे जिहड़ी सियासी खेड हैगी आ वो समझनी बेहद जरूरी है। उन्होंने चर्चा करनी साडे नाल उचेचे तौर पर सियासी माहर के वजों संदीप चौधरी जुड़े ने। चौधरी साहब बहुत बहुत स्वागत जी। धन्यवाद हरदीप जी आपका। संदीप जी, सब तो पहला जिहड़े हालात ने जिस तरीके नाल असीं देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति जिहड़े ने वो दोबारा एक बार फिर ट्वीट करते हैं कि सीज़ फायर हो गया 24 घंटिया दे विच ईरान वाले पासों, फिर 24 घंटिया दे विच इजराइल वाले पासों सीज़ फायर हो जाएगा। तो दूसरे पासे असीं देख रहे हैं कि दोहा कतर वाले पासे धमाके सुन गए, सायरन वजे ने। असीं हुण भी कुछ वीडियो देख रहे सीगे, होर भी कई जिहड़े उधरले मुल्क ने उत्थे सायरन वज रहे ने लगातार। तो जिस तरीके की स्थिति बनी हुई है उस विचाले डोनाल्ड ट्रंप दीयां टिप्पणियां ते खास करके पूरे माहौल नूं किस तरीके नाल तुसीं समझ रहे हो? देखिए हरदीप जी, जब किसी मुल्क पे बात आ जाती है तो मुझे लगता है वो अपनी सारे एफर्ट्स उसमें देता है, लगा देता है, क्योंकि ईरान के अस्तित्व की लड़ाई थी। और जो इतिहास है, अगर आप इतिहास को देखें, जिस तरीके से अमेरिका और अमेरिका के जो फ्रेंड्स कंट्री हैं वो किस तरीके से दूसरे देशों पे प्रेशर क्रिएट करते हैं, उनको दबाते हैं और किस तरीके से वो वहां पर अपना रूल स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें ईरान के सामने थी। ईरान के सामने उसके पड़ोसी जो राष्ट्र है इराक, उसकी कहानी उसके सामने थी कि किस तरीके से सद्दाम हुसैन को खत्म किया गया। उसके सामने लीबिया का, आपको याद होगा, गद्दाफी को किस तरीके से निपटाया गया। और कई ऐसे राष्ट्र हैं जो आप देखते हैं अरब कंट्रीज में एक तरीके से वहां पे अमेरिका की चलती है। आप कतर की बात कर लीजिए, आप दुबई की, सऊदी अरब की, सब लोग उनको एक तरीके से सरेंडर किया हुआ है। उनको लगता है कि अगर अमेरिका का हमें सपोर्ट नहीं रहेगा तो हो सकता है यहाँ की जनता बागी हो जाए और यहाँ पर चुनाव हो या यहाँ की सत्ता हमारे हाथ से चली जाए। तो कुछ लोगों ने, कुछ शासक बन के बैठे, उन्होंने सत्ता को कब्जाया हुआ है, इसीलिए उन्होंने अपने जो एयरबेस हैं वो सब अमेरिका को दे रखे हैं और अमेरिका की ही एक तरीके से छत्र छाया में ये लोग फलते हैं जी। तो लेकिन जो ईरान है, ईरान अलग है, ईरान का इस तरीके की चीजें नहीं है। इसीलिए ईरान हमेशा से अमेरिका की आंखों में चुभता रहा है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि जो ईरान है वो जो बिजनेस करता है वो चाइना को भी अपना चीजें दे सकता है अपने तरीके से, जैसे उनके ड्राई फ्रूट्स हो गए, ऑयल का वहां पे भंडार है, ऑयल वो देता है, वो अपना जो है रसिया को भी देता है, वो इंडिया को भी देता है, और ऐसे बहुत सारे कंट्री हैं जिनकी सर्विसेज देता है और बदले में वहां से सामान वो लेता है। ये भी चीजें अमेरिका को पसंद नहीं है। अमेरिका अपना एक छत्र राज चाहता है, इसीलिए इजराइल को मोहरा बना करके ये पूरी कहानी रची गई। इसमें इजराइल का भी बहुत नुकसान हुआ, इसमें ईरान का भी बहुत नुकसान हुआ। लेकिन इजराइल ने जिस तरीके से अपनी धमक बनाई हुई थी कि हमारी ऐसी टेक्नोलॉजी है, वो हथियार बेचने में बहुत आगे था, उन चीजों को भी झटका लगा है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने, आप देखिए ईरान और इजराइल के बीच में कितना लंबा डिस्टेंस है, उसके बावजूद जब ईरान अपने फाइटर प्लेन को नहीं उड़ा सकता, ईरान के पास बहुत सारे फाइटर प्लेन हैं, दुनिया सोच रही है कि ईरान फाइटर प्लेन नहीं उड़ा रहा, लेकिन वो डिस्टेंस की वजह से, क्योंकि जो दूसरे जो राष्ट्र हैं वो सब अमेरिका से जुड़े हुए हैं, उनका जो एयर स्पेस है उसको ईरान इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऐसे में ईरान के पास एक ही तरीका बचता है कि वो मिसाइल अटैक करे, और उसने मिसाइल अटैक करके कहीं ना कहीं जो इजराइल फ्रंट फुट पर था, जिसने ये युद्ध शुरू किया था, वो आज बैक फुट पे है। इजराइल तबाह हो गया है। पूरी दुनिया में ये मैसेज चला गया है कि ईरान ने अपनी ताकत दिखाई है
और जिस तरीके से अमेरिका पीछे रहकर ये युद्ध लड़ा, जब कतर और दोहा के एयरबेस पर अटैक हुआ तो अमेरिका बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहता, डोनाल्ड ट्रंप रिस्क नहीं लेना चाहता, वो किसी भी तरीके का अपना नुकसान नहीं चाहता, अपने सैनिकों को नहीं मरवाना चाहता, अपने जो एरोप्लेन है, जो फाइटर जेट्स है, उनको भी वो नुकसान नहीं चाहता। इसीलिए ये युद्ध विराम की जो एक स्ट्रेटेजी है कि भाई हमें एक कहावत है कि हल्दी लगे ना फिटकरी और दाम चोखे, तो यही चीज है। अमेरिका चाहता है कि भाई ईरान को भी नुकसान हो गया और हम ये मैसेज भी कामयाब हो सकते हैं कि जो उसके परमाणु प्रोग्राम चल रहे थे उनको हमने नस्तेनाबूद कर दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये युद्ध विराम एक स्ट्रेटेजी है, एक चाल है अमेरिका की। जी चौधरी साहब, इत्थे एक चीज़ बड़ी समझने वाली जरूरी हैगी है। ਅਸੀਂ देख रहे हैं कि पूरे दुनिया भर ਦੇ ਵਿੱਚ बहुत ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਬਣ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤਰਕ ਇਹ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ कि ईरान ਨੂੰ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣ नहीं ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, जिस तरीके ਨਾਲ ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ APJ ਅਬਦੁਲ ਕਲਾਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੋਖਰਨ ਵਰਗਾ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਪਾਵਰ ਬਣ ਸਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਤਰਕ ਹੋਇਆ कि साडे कोल न्यूक्लियर पावर हैगी है पर असीं दूसरे नूं न्यूक्लियर पावर नहीं बन देना। तुसीं इस चीज़ नूं किस तरीके नाल डीकोड करदे हो इत्थे? देखिए, ये एक मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, आपने कहावत सुनी होगी, ये उसी के संदर्भ में है कि भाई हम तो एटम बम रख सकते हैं, हम तो रसी जो आपका जापान है उसके हिरोशिमा और नागासाकी पर अपना एटम गिरा सकते हैं, उनको तबाह कर सकते हैं, लेकिन दुनिया का कोई दूसरा देश ऐसा ना हो जो एटम बम तैयार कर ले। जबकि रसिया के पास भी है, चाइना के पास भी है, भारत के पास भी है, पाकिस्तान के पास भी है, और अमेरिका के जो सबसे बड़ा दुश्मन है उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु बम है। उत्तर कोरिया का वो कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि उत्तर कोरिया एक मिटा हुआ देश है, वो 1 मिनट में अटैक कर सकता है। उसको ये लगता है कि अगर हम नहीं तो तुम भी नहीं, तो वहां ये कुछ इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन इन्होंने इसको एक ढाल बनाया हुआ है, एक हथियार बनाया हुआ है, इसकी आड़ में इन्हें अपना बिजनेस करना है। जो मिडिल ईस्ट के ये कंट्री है जहां तेल के भंडार है, इन पर किस तरीके से कब्जा जमाया जाए, इनकी सत्ता पे किस तरीके से काबिज हुआ जाए। आपके सामने एग्जाम्पल है सीरिया का, जिस सीरिया में जिसे दुनिया का सबसे बड़ा आतंकवादी कहा जाता था, आज उसी के हाथ में सीरिया की सत्ता अमेरिका ने दे दी है, वो अमेरिका के साथ मिल चुका है, तो अब वहां पर शांति हो चुकी है। जैसे कई कंट्रीज में आपने देखा होगा वहां की राजनीति ऐसी होती है कि उनके हाथ में सत्ता आ जाए तो सब ठीक होने लगता है, दूसरे के हाथ में सत्ता चली जाए तो गंगा भी मैली हो जाए, यमुना भी मैली हो जाएगी, प्रदूषण भी हो जाएगा, और यहाँ पे पाकिस्तान भी बन जाएगा, यहाँ पे सीरिया भी बन जाएगा जी। लेकिन जैसे ही सत्ता ट्रांसफर होती है तो फिर एकदम रामराज आ जाता है। तो वही जो है स्ट्रेटेजी अमेरिका की है। अमेरिका पूरे तरीके से इस बार जब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी तो आप देखिए वो बिजनेस मूड से आए। बिजनेस मूड में इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन भारत और पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था, जब दोनों तरफ से अटैक हो रहे थे, उसी समय पे भारत में जो स्टारलिंक है उसका MOU साइन हो रहा था। उस चलते युद्ध में वो MOU साइन हुआ और स्टारलिंक को वो परमिशन दे दी गई कि तुम हमारे देश में बिजनेस कर सकते हो। तो आप इन चीजों से समझ सकते हो। उसके फौरन बाद फिर सीज फायर हो जाता है, युद्ध विराम हो जाता है इंडिया में। तो ये अमेरिका की एक सोची समझी रणनीति है। अमेरिका पूरे तरीके से बिजनेस करना चाहता है। अगर कहीं आतंकवाद बढ़ रहा है और वो आतंकवादी अमेरिका से हथियार खरीद रहे हैं तो वो आतंकवाद अच्छा है। अगर कहीं दो देशों के बीच में युद्ध हो रहा है, वो अमेरिका से हथियार ले रहे हैं, तो वो युद्ध चलता रहना चाहिए। आप रसिया और यूक्रेन का मामला देख लीजिए, क्योंकि अमेरिका चाहता है कि रसिया बर्बाद हो जाए तो हो जाए, लेकिन अमेरिका रसिया और यूक्रेन का युद्ध चलता रहना चाहिए। यूक्रेन चाहे धरती से मिट जाए, उनका असली मकसद है रसिया कमजोर हो। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਯੂਕਰੇਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ, ਰਸ਼ੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਈਰਾਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਪਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਬੇਸ ਕੈਂਪ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ईरान ਦਾ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਜੰਗਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਜਾਂ ਦੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਅਮਰੀਕਾ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵੇਲੇ।
देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। अमेरिका बहुत हथियारों का बिजनेसमैन है, हथियारों का सप्लायर है। आप कहीं भी आप ये देखिए, अफगानिस्तान के अंदर इतने टाइम तक आतंकवाद था, जो ओसामा बिन लादेन किसने पाला था, किसने ये सारी चीजें खड़ी की, उनके पीछे अमेरिका था। जब अफगानिस्तान और रसिया के बीच में लड़ाई चल रही थी, तब अफगानिस्तान को हथियार कौन सप्लाई करता था? अमेरिका सप्लाई करता था। पाकिस्तान के जो आतंकवाद है, पाकिस्तान में जो आतंकवाद है, वो जो फलता फूलता है, वो किसके इशारे पर फलता फूलता है? वो अमेरिका के इशारे पर फलता फूलता है। जहां भी जो आतंकवाद आप देखेंगे या जिन कंट्रीज के बीच में लड़ाई चल रही होगी, उनमें से एक को या तो हथियार सप्लाई या टेक्नोलॉजी सप्लाई या कुछ भी सपोर्ट अमेरिका दे रहा होगा। ये बिल्कुल खुली किताब है आज की तारीख में। जी। और अमेरिका पूरे तरीके से, आप अगर गहनता से अध्ययन करेंगे, तो ना केवल उसका ध्यान जो वहां के पे खेती है उस पर है, ना केवल तेल के भंडारों पर है। आज की तारीख में अमेरिका जो विलुप्त होते खनिज पदार्थ हैं, जो ऐसे मिनरल्स हैं, उन तक भी अमेरिका का ध्यान जा चुका है। आपको बताना चाहता हूँ, आपने देखा होगा एक जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में एक बहस हो गई थी, वो वीडियो भी वायरल हुआ था। उसमें यही चीजें थी कि भाई हम आपके यहाँ खनन का काम करेंगे, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके नाल असीं देख रहे हैं चीजों का खनन हम करेंगे, तो इन चीजों से आप समझ सकते हैं कि हम आपको सपोर्ट तो देंगे, लेकिन हम आपसे बहुत कुछ ले लेंगे। तो अगर आपके खनिज पे, आपके यहाँ माइनिंग पे दूसरे देश का अधिकार हो जाएगा, तो मुझे लगता है वो आपका एंड की तरफ जाता है, वो देश गिर जाता है। ऐसे बहुत सारे देश हैं जहां अमेरिका अपना एयरबेस बना चुका है। तो आप समझिए, अगर किसी देश में अमेरिका की सेना खड़ी है, तो इसका मतलब उस देश ने एक तरीके से अमेरिका ने सरेंडर किया हुआ है। जी। इत्थे चौधरी साहब एक गल समझाओ, जिस तरीके नाल असीं देख रहे हैं कि इंपैक्ट जिहड़ा हैगा वो बहुत सारियां कंट्रीज़ ते हो रहा, तो उहदे विच भारत भी शामिल हैगा। असीं देख रहे हैं कि हुणी कुछ अनाउंसमेंट्स हो रही सी, लोगों के हित दे विच जानकारी बड़ी जरूरी है कि बहुत सारियां फ्लाइट्स जिहड़ियां तमाम मिडल ईस्ट कंट्रीज़ दीयां सीगियां वो रद्द कर दित्तियां गईयां ने, चाहे वो किसी भी एयरलाइन दियां होण। तां बहुत सारियां फ्लाइट्स रद्द हो रही ने, तो बहुत सारे लोग साडे ये भी है कि वो अरब कंट्रियां दे विच जाके काम कर रहे हैं, उत्थे जाके अपने रोजी रोटी कमा रहे हैं, तो उन्हां दे लई भी चिंता की खबर हैगी है। इस तो इलावा जे असीं भारत की गल करिए, तो उत्थे भी हालात जिहड़े ने, क्योंकि लोगों के विच इस वेले सवाल चल रहे हैं कि जिस तरीके युद्ध लगातार चलता जा रहा है, सीज फायर हले ईरान वाले पासे कोई उदां दी सुखद खबर नहीं आई, क्योंकि ईरान कहता कि जे साडे ते अटैक करोगे असीं पलट जवाब देवांगे, रिटेलीएट करांगे। तो जिहड़े इंपैक्ट ने उन्होंने तुसीं किस तरीके देख रहे हो, की इंपैक्ट है ने? जिस तरीके सारियां एयरलाइन बंद होनी, तो अपने आप दे विच एक चिंता की गल है। मिडल ईस्ट कंट्री के नाल कनैक्शन टुट जाना भारत का, तो इत्थों क्योंकि बहुत सारियां चीज़ों का लैन देन होंदा जिहड़ा हवाई मार्ग के जरिए होंदा, क्योंकि लैंडलॉक स्थिति हैगी साडी। तो तुसीं किस तरीके देखते हो, इंपैक्ट की है इसका? देखिए, इसका इम्पैक्ट हिंदुस्तान पे पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक तो ये जो देश हैं, जैसा ईरान हो गया, इराक हो गया, या जो भी ये तेल निकालने वाले, तेल के जो बड़े सप्लायर हैं, जो भी पेट्रोलियम से रिलेटेड, आपके पास एक खाली डीजल की बात नहीं कर सकते, कई तरीके की सप्लाई इन लोगों की रहती है। तो वो सप्लाई जब टूटती है, वो सप्लाई चेन जब टूटती है, तो किसी भी देश में प्रॉब्लम खड़ी होती है, चीजों की शॉर्टेज हो जाती है। जैसे अगर ईरान की बात करें, तो ड्राई फ्रूट्स का भी बहुत बड़ा सप्लायर है, और आज की तारीख में अगर आप दिल्ली में बादाम या कुछ ऐसी चीजें आप खरीदेंगे जो ड्राई फ्रूट्स ईरान से आ रहे हैं, वो लगभग डबल हो चुके हैं, उनकी कीमत डबल हो चुकी है। इसी तरीके से तेल के ऊपर कभी भी देखते हैं, क्योंकि तेल का जो सबसे बड़ा मामला है, अगर वो ईरान से नहीं भी आ रहा है, तो वो उसी रास्ते से होकर के गुजरता है जिस रास्ते को ईरान ने आज की तारीख में रोक दिया है, चाहे वो कतर से निकल के आए, चाहे वो दूसरे कंट्री से निकल करके आए। तो कहीं ना कहीं महंगाई जो है, वो महंगाई हिंदुस्तान पर पड़ सकती है, हिंदुस्तान के चीजों के दाम अचानक से बढ़ सकते हैं। और रही बात जिस तरीके का ये मामला था, इसमें अगर भारत सरकार की पॉलिसी अच्छी होती है, अगर हमारी कूटनीति अच्छी होती है, हमारी जो एक राजनीतिक अप्रोच होती है वो अच्छी होती, तो आप इसमें भी एक अहम रोल अदा कर सकते थे। लेकिन आपने देखा होगा, जो हमारी एक मीडिया है, मीडिया ने एक तो अपनी एक जो उसकी सत्यता होती है वो काफी प्रभावित हुई है। पाकिस्तान युद्ध को लेकर के देख लीजिए, झूठी खबरें फैलाने को कि हमारे प्रधानमंत्री ने फोन कर दिया, वो यूक्रेन का युद्ध रुकवा देंगे, वो उसका युद्ध रुकवा देंगे, और जब अपना मामला आता है तो हमारा युद्ध अमेरिका रुकवाता है। तो एक तो हमें सत्यता की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, अपनी क्रेडिबिलिटी पर ध्यान देना पड़ेगा। अगर हमारी विश्वसनीयता खो जाती है तो बहुत कुछ खो जाता है, फिर दूसरे देश भी हमारे ऊपर यकीन नहीं करते हैं। तो हमें अपनी विश्वसनीयता अगर बनाए रखनी है,
तो उसके लिए मीडिया को भी काम करना पड़ेगा। आज की तारीख में आपने नेहरू जी के टाइम में नहीं सुना, इंदिरा जी के टाइम में नहीं सुना, आपने कभी सुना कि नेहरू मीडिया, इंदिरा मीडिया, राजीव मीडिया या और भी लोग आए, अलग अलग दलों के भी प्रधानमंत्री बने, लेकिन पहली बार स्थिति ये आ गई कि देश के अंदर आराम से आप गोदी मीडिया बोल सकते हैं। तो ये हमारे देश के स्थिति को बड़ी डाउन करके दिखाता है, चाहे वो राजनीतिक अप्रोच हो, चाहे वो मीडिया की सोच हो। तो हमें है वो देखने की जरूरत है, मिरर देखने की जरूरत है, और हमें अपनी चीजों को बदलने की जरूरत है। हमें सच्चाई के साथ चलना पड़ेगा। राहुल गांधी को हमेशा मीडिया ने काफी डाउन करके दिखाने की कोशिश की है, उनकी इमेज को डाउन करके दिखाने की कोशिश की है, लेकिन आखिर में राहुल गांधी ही सत्यता के मार्ग पर खड़े मिलते हैं। एक वक्त था 2014 से पहले देश भर में ये आरोप लगाए गए कि भाई कांग्रेस के नेता हैं, इन्होंने देश को बेच दिया, गांधी परिवार ने देश को बेच दिया। लेकिन आज 3 बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, वही गांधी परिवार आज भी देश के सामने मौजूद है, खड़ा है, वो देश छोड़ करके नहीं भागा। और ऐसे कितने लोग इनके नियर डियर देश छोड़ करके भी भाग गए, लोग जेलों में भी चले गए, लोगों के ऊपर आरोप भी है। और अब जनता को पता चल रहा है कि झूठ बोल बोल करके किस तरीके से लोगों की इमेज खराब की जाती है। तो मुझे लगता है वो झूठ हमें हटाना पड़ेगा, राजनीति से भी झूठ को हटाना पड़ेगा, झूठे लोगों को हटाना पड़ेगा, और हमें मीडिया से भी हटाना पड़ेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ा दुख होता है ये बात बताते हुए, आज की तारीख में लोगों ने टीवी चैनल्स देखने बंद कर दिया, टीवी चैनलों के ऊपर विश्वास करना बंद कर दिया, लोग सोशल मीडिया की तरफ जा रहे हैं। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा। बिल्कुल, जिस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਇੱਕ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਕੁ ਚੈਨਲ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਟੈਗ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤਾ ਮੀਡੀਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਉਮੀਦ ਸੱਚੀ ਖਬਰ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ? ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? एक बार अपना सवाल दोबारा करेंगे। मैं सिर्फ ये कहना सीगा कि अखीर ते जिस तरीके के हालात ने, इन्हां हालातां दे विच कोई सुख दा राह नज़र आ रहा तुहानूं जां फिर हालात होर विगड़ सकदे ने, होर चिंता वध सकदी है जिस तरीके दे इस वेले हालात ने? तां उन्हां नूं असीं समझण दी कोशिश कर रहे हां, डीकोड करन दी कोशिश कर रहे हां। जिस तरीके दीयां तस्वीरां असीं तुहाडे नाल लगातार साझीआं कर रहे हां, क्योंकि बहुत सारा जिहड़ा हाल हैगा इस वक्त वो लोग अपने हिसाब नाल समझण दी कोशिश कर रहे हैं, डीकोड करन दी कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल चौधरी साहब, अखीरला सवाल यही सीगा कि इन्हां हालातां दे विच कोई सुख दा राह नज़र आ रहा है तुहानूं जां हालात होर विगड़ सकदे ने तुहाडे हिसाब नाल? देखिए, मुझे लगता है कि हालात तो अब सुधरेंगे, हालात इसलिए सुधरेंगे, ये युद्ध विराम होगा। और जिस तरीके से ईरान ने इजराइल के ऊपर अटैक किया है, अमेरिका को भी एक मैसेज दे दिया है, और अमेरिका ना अपने नागरिकों के ऊपर कोई रिस्क लेना चाहता, ना अपनी फौज के ऊपर कोई रिस्क लेना चाहता, ना अपना नुकसान चाहता, क्योंकि वो पहले ये चीजें देख चुका है। आपको याद होगा जिस तरीके से अमेरिका के ऊपर ओसामा बिन लादेन ने अटैक कराया था, उस झटके से निकलने में अमेरिका को बहुत टाइम लगा। तो अमेरिका दोबारा कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए। और जितना वो कमजोर ईरान को समझ रहे थे, वो ईरान में इराक वाली, सद्दाम हुसैन वाली चीजों को दोहराना चाहते थे, वो गद्दाफी जी दबने वाला और झुकने वाला नहीं है। और ईरान में आपको आज यकीन दिलाना चाहता हूँ, जिस चीज से रोकना चाहते हैं, ईरान वही परमाणु बम बनाकर रहेगा, उसको ये रोक नहीं सकते, चाहे उसको ये टेक्नोलॉजी और ये परमाणु चीज जो है रसिया से लेना पड़े या चाइना से लेना पड़े, क्योंकि रसिया और चाइना भी सेफ रह सकते हैं जब तक ऐसे राष्ट्र सेफ रहेंगे। अगर एक तरफा अमेरिका आगे बढ़ता चला जाएगा जी, जो टारगेट बजट वो रसिया और चाइना होंगे। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, तुसीं समा दिता, बहुत विस्तार दे नाल तुसीं समझाया कि की हालात ने, इन्हां दे इंपैक्ट की हो सकदे। बहुत धन्नवाद तुहाडा। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਚੌਧਰੀ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੇ ਵਿਭਾਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਨਿਰਪੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ईरान ने जिस तरीके नाल स्टैंड लिया हैगा, तो इत्थे
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਣੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਜੋ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਵਰਸਸ ਰਸ਼ੀਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ ਵਰਸਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਰਸਸ ਈਰਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਮੈਂਟ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।